नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये यूपी पीसीएल टीजी2 के अलावा यूपी आर्मिनल टीजी2, डीआरडीओ, इसरो, एनपीसीआईएल, सेल आदि एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आप शुरुआत से इस सीरीज को लगातार देखते रहें, क्योंकि दोस्तों जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको हमने पहले ही वीडियो में कवर कर दिया है। अब उन प्रश्नों को हम नहीं ले रहे हैं, उसके आगे हम जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उन प्रश्नों को ले रहे हैं, ताकि वो भी टॉपिक इसमें ख़त्म हो सकें। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में सभी टॉपिक से लगभग 150 से ज़्यादा प्रश्न लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे ये प्रश्न। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसा कि हमारा प्रश्न दिया गया है, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि से रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सैफर विधि इसका राइट आंसर है। जैसा कि देख सकते हैं आप, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। अगला प्रश्न, अगला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि इसमें हम देखते हैं, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, तथा यह ध्यान रखें कि विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर न गिरने पाए और उससे अधिक चोट न लगने पाए। ये बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु। सही उत्तर दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध रहनी चाहिए और जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए। ये सभी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आयताकार फाइल ये फाइल का प्रकार नहीं है, जबकि दोस्तों वर्गाकार फाइल होती है, त्रिकोणीय होती है, सपाट होती है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस का थर्मोस्टेट निम्नलिखित के अनुसार कार्य करता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तापमान इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि हम देखते हैं, इसमें सुपर एनेमल तारों का गेज डेड डैश द्वारा मापा जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वायर गेज यानी तार गेज इसका राइट आंसर है। लकड़ी की वस्तुओं में छिद्र करने के लिए हस्त ड्रिल का उपयोग करते हैं और इस्पात का रूल का प्रयोग मार्किंग कार्य में लंबाई मापने हेतु किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, तारों के रोधन यानी इंसुलेशन को सामान्यतः डेड डैश द्वारा हटाया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वायर स्ट्रीपर यानी तार स्ट्रीपर इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, पाइप रिंच का प्रयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप सॉकेट आदि को कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर टेनिन साह के दांत घिस गए हों तो उन्हें तेज करने के लिए क्या करना चाहिए? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, सप्लाई टर्मिनल से वायर सिस्टम पर किसी भी बिंदु पर अनुमत वोल्टेज ड्रॉप किससे अधिक नहीं होना चाहिए? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2% सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट इसका राइट आंसर है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया है, किसी परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए जब उसमें प्रवेश करने वाला चार्ज जो है यानी आवेश जो है 10 टी है, जहाँ की समय टी है, 30 सेकेंड में है। चल, जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं, क्यू बराबर आई टी होता है, इस वही फार्मूले पर आप रखेंगे तो आपको जो उत्तर निकल कर आएगा 10 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप, क्यू बराबर आई टी यहाँ पर इसमें मान रख दिया गया है, जबकि आवेश दिया गया है 10 और समय दिया गया है टी। यहीं पर पूरा मान रख कर आपको मान निकाल लिया गया है, जो कि आपका यहाँ से टी कट जाएगा तो आई बराबर 10 एम्पियर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
एम्पियर किसकी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली इकाई है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धारा इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों वोल्टेज वोल्ट की इकाई होती है, शक्ति पावर यानी शक्ति जो है इसकी इकाई पावर की इकाई शक्ति होती है, जैसा कि देख सकते हैं आप। चलिए, यहाँ पर आपका फिर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं एम्पियर धारा की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है, इसकी इकाई मान लो इकाई है, और किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह होने की दर विद्युत धारा कहलाती है, जैसे कि I बराबर Q/T देख सकते हैं आप। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है, जो कि देख सकते हैं ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। चलिए, अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, अभ्रक यानी माइका की परावैद्युत शक्ति डैश डैश की सीमा में है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 20 से 40 किलो वोल्ट mm/mm इसका राइट आंसर है। जैसा कि इसमें हम देखते हैं माइका की परावैद्युत सामर्थ्य जो है 20 से लेकर 200 किलो वोल्ट अपान mm होता है। यह विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। इस पर नमी व अग्नि का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यह खनिज पदार्थ यानी लगभग 600 डिग्री सेल्सियस पर यह गर्म पड़ना शुरू हो जाता है। इसका उपयोग विद्युत प्रेसों में कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य एवं कैपेसिटर आदि में किया जाता है। अगला है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसमें एक कॉपर के तार के ऊपर एक इनेमल वार्निश की कोटिंग की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इनेमल तार इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा पीवीसी एक सिंथेटिक रासायनिक पदार्थ होता है, इसका पूरा नाम जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इस पर नमी अम्ल का प्रभाव कम होता है और फ्लेक्सिबल वायर यानी अस्थायी वायरिंग में कम आते हैं। इस पर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। अगला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ की मुख्य आवश्यकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध इसका राइट आंसर है। जैसा कि अच्छे इंसुलेटर के निम्न गुण होने चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च होना चाहिए। इंसुलेटर का प्रतिरोध यथासंभव उच्च होना चाहिए। इंसुलेटर पदार्थ की ऊष्मा को विकिरित कर सकने योग्य होना चाहिए। अगला पॉइंट आपका दिया गया है, इंसुलेटर पर्याप्त सुदृढ़ अर्थात मजबूत होना चाहिए। इंसुलेटर पदार्थ को आवश्यक आकार में ढाला जा सकने योग्य होना चाहिए। अगला प्रश्न, आमतौर पर लचीले और हल्के होते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नरम पदार्थ इंसुलेटर इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुचालक पदार्थ का प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है। कुचालक पदार्थों का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है, अर्थात इसका ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक NTC होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी SF6 सर्किट ब्रेकर का क्रियाशील वोल्टेज डैश डैश होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 36 kV से लेकर 760 kV तक इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न, PPE का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि मोटर ओवरलोड रिले का उपयोग आमतौर पर डैश डैश के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिभार संरक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ओवरलोड रिले की संरचना इस प्रकार की बनाया जाता है कि यह पूर्व निर्धारित मान की अपेक्षा भार धारा का मान बढ़ जाने पर उत्तेजित हो जाती है और NC संयोजकों के द्वारा परिपथ को भी संयोजित कर देती है। अगला प्रश्न, फ्यूज तार में डैश डैश प्रतिरोधकता और डैश डैश गलनांक होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों फ्यूज तार में जो है वो निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए, अब हम इसमें फ्यूज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। जैसे कि दोस्तों फ्यूज तार की रेटिंग एम्पियर में की जाती है और फ्यूज तार को सजीव यानी लाइव तार में श्रेणी में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण अवयव होता है। फ्यूज सामान्यतः जो है लेड तथा टिन के मिश्रण से बनाया जाता है। फ्यूज के लिए सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर भी प्रयुक्त होता है। अगला है, जैसे कि SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यशील वोल्टेज डैश डैश होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 36 kV से लेकर 760 kV तक इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं,
मतलब SF6 का पूरा नाम है सल्फर हेक्सा क्लोराइड यानी फ्लोराइड गैस होती है। SF6 यानी सल्फर हेक्सा फ्लोराइड टाइप सर्किट ब्रेकर एक विश्वसनीय तथा उच्च वोल्टेज के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न अगला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अरेस्टर में सींग के आकार की धातु की दो रॉड होती हैं जो हवा की छोटी दूरी से अलग होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हार्न गैप लाइटिंग अरेस्टर इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसका डायग्राम भी बना हुआ है, आप समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। पृथ्वी पर आने वाली उच्च वोल्टेज की लहर को मोड़ने के लिए पृथ्वी और लाइन के बीच जुड़ा हुआ वृद्धि डाइवर्टर यानी सर्ज डाइवर्टर डैश डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिजली रोधक यानी लाइटिंग अरेस्टर इसका राइट आंसर है। और हम इसमें देखते हैं, जैसा कि दोस्तों ये त्वरित स्ट्रोक के कारण आई बिजली को टावर या स्टेशन के ऊपर सीधा भूमि तार की सहायता से भूमिगत करवा देता है और इन्हें भूमि पर टावर या संवाहकों के बीच में संयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न अगला है, जैसे कि डैश डैश एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा करने और तोड़ने के लिए किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्विच इसका राइट आंसर है। स्विच एक हस्तचालित युक्ति होती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक स्टेशनों में सब स्टेशनों में पैनल बोर्ड पर होता है और जिसे स्विच बोर्ड भी कहते हैं। स्विच का उपयोग घरों में स्विच बोर्डों पर भी होता है। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है। किसी प्लेटिंग प्रक्रिया में तापमान में वृद्धि का समानता परिणाम है डैश डैश। सही उत्तर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर निक्षेपण दर को कम करता है, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि निक्षेपण दर को बढ़ाता है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए हम इसमें देखते हैं, जैसे कि धातुओं जो कि विद्युत की सुचालक होती हैं, इन पर मिश्र धातुओं की परत चढ़ाकर रबर इसे विद्युत रोधी बनाया जाता है, इसे रबर कहते हैं। और इसके अंतर्गत धारा घनत्व जो है 100 एम्पियर अपान मीटर स्क्वायर रखा जाता है, क्योंकि धारा का घनत्व जो है धारा अपान क्षेत्रफल होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया, सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि धनात्मक प्लेट से एक अधिक इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि हम इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं, सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या हमेशा धनात्मक प्लेटों की संख्या से एक अधिक होती है तथा कैपेसिटर में भी ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक से एक अधिक होती है। अगला प्रश्न, ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया विपराई नहीं होती है कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्राथमिक सेल इसका राइट आंसर है। और हम इसमें देखते हैं, ऐसा सेल जिसमें रासायनिक क्रिया बार बार की जा सके अर्थात दोबारा आवेशित किया जा सके, उसे द्वितीयक सेल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, भंवर धाराओं यानी एडी करंट का दूसरा नाम क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी फकाल्ड करंट इसका राइट आंसर है। चलिए, धारावाही चालक में बल की दिशा डैश डैश का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके, इसका सही उत्तर होगा। और हम इसमें देखते हैं, किसी धारावाही चालक की गति की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का पता करना होता है तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है। अगला है, जैसे कि सैथिल हानियाँ यानी हिस्टेरेसिस लॉस किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, WH बराबर नीटा बी की पावर 1.6 मैक्सिमम FV/W इसका राइट आंसर होगा, जो कि इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि WH का मान WH को प्रदर्शित करता है हिस्टेरेसिस हानि में, जो कि और बी मैक्सिमम जिसको प्रदर्शित करता है अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जिसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और एफ आवृत्ति को प्रदर्शित करता है, और वी आयतन को, और नीटा हिस्टेरेसिस नियतांक को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, फ्लेमिंग के दाएं नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर
डी जो कि चालक की दिशा को दिखाता है। हम इसमें देखते हैं जैसा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा चालक की दिशा को प्रदर्शित करता है तथा पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी अंगुली प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं साइन 4t की वोल्टता को एक शुद्ध संधारित्र में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से संधारित्र में बहने वाली धारा का प्रतिनिधित्व करता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि ए साइन 4t प्लस पाई बाई 2 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और शुद्ध संधारित्र में धारा वोल्टेज में 90 डिग्री अग्रगामी होती है। अगला प्रश्न, स्रोत में वोल्टता का समीकरण क्या है। जैसा कि ये समीकरण दिया गया है, अगर इस वोल्टता को 10 ओम प्रतिरोध में प्रयोग किया जाए तो शक्ति क्षय कितना होगा। सिंपल सा होता है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर सारा मान दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें पूरा मान रख देना है आपको, जो कि आपको इसको पूरा हल कर लेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा 1.25 वाट इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हल किया गया। फिर दोस्तों शक्ति क्षय निकाल लेंगे, यहाँ पर इसका मान आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आरसी परिपथ का शक्ति गुणांक डैश डैश है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अग्रगामी इसका राइट आंसर है। और हम इसमें देखते हैं जैसे कि आरसी परिपथ का शक्ति गुणांक अग्रगामी होता है तथा आरएल परिपथ का शक्ति गुणांक पश्चगामी होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक एकांक होता है। अगला प्रश्न, 5 एम्पियर क्षमता वाले घरेलू अधिष्ठापन के लिए निम्नलिखित में से ताम्र भू आच्छादित चालक का न्यूनतम आमाप कौन सा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1.5 mm² इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि ताम्र भू आच्छादित चालक का उपयोग किया जाता है इसमें। अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया है, सामान्य भू संग्राहित में वैद्युत संपर्कित धातु पट्टिका नालिका अथवा चालकों के अवयव को डैश कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भू टर्मिनल इसे कहते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि विभंग फॉल्ट की स्थिति में एक विद्युत उपकरण के भू संपर्कन यानी अर्थिंग द्वारा उपकरण को डैश डैश में लाना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी शून्य विभव इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्त की स्थिति में विद्युत उपकरण में भू संपर्कन द्वारा उपकरणों को शून्य विभव पर लाना चाहिए, इसी वजह से हमें विद्युत आघात से सुरक्षा मिलती है। अगला प्रश्न, विद्युत आघात से बचने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उचित भू योजन अर्थिंग का होना इसका राइट आंसर है। जैसा कि भू योजन मनुष्य के जीवन भवन एवं मशीनों की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी विद्युत चालित मशीनों उपकरणों मेन स्विच आदि के धात्विक आवरणों को अर्थ किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, ग्राउंड प्रतिरोध को ऐसा रखा जाता है कि। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि भू संपर्कन प्रतिरोध कम हो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, सामान्य एलईडी कितने वोल्टेज पर कार्य करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 3 वोल्टेज पर कार्य करता है और यह जो है पीएन संधि डायोड से बना होता है। यह 3 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट तक कार्य करती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रिक वाल्व है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी डायोड इसका राइट आंसर है। डायोड एक इलेक्ट्रिक वाल्व होता है। डायोड एक स्विच की तरह प्रयोग किया जाता है। डायोड में धारा प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। यह पीएन संधि के नाम से भी प्रचलित है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डायोड की पीआईवी यानी पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग का मान डैश डैश होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए द्वितीय वोल्टता का मान अधिकतम यानी द्वितीय वोल्टता का अधिकतम मान इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों डायोड की पीआईवी रेटिंग का मान द्वितीयक वोल्टता का अधिकतम मान होता है। पीआईवी डायोड की रिवर्स बायस में उस अधिकतम वोल्टेज का मान है जो ब्रेकडाउन हुए संधि पर प्रयुक्त की जा सकती है। ये इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अगला प्रश्न, जब कपलर्स बेंड्स जंक्शन बॉक्स और टीज का उपयोग किया जाता है तो सैंडल को ऐसी फिटिंग्स के केंद्र में
केंद्र से डेढ़ सेंटीमीटर की दूरी पर फिट किया जाना चाहिए। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 30 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ट्रांजिस्टर का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि एनोड नहीं है, जैसे कि संग्राहक यानी कलेक्टर होता है, एमीटर होता है, बेस होता है यानी आधार होता है। चलिए जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, ट्रांजिस्टर का भाग एनोड नहीं है, जबकि संग्राहक, उत्सर्जक तथा आधार ट्रांजिस्टर के भाग हैं। और दोस्तों इसके आप सिंबल भी देख सकते हैं जो कि दिए गए हैं। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर चिन्ह के बाहर की ओर इशारा करने वाले तीर कहलाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एमीटर इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, ट्रांजिस्टर चिन्ह में बाहर की ओर इशारा करने वाला तीर एमीटर कहलाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, तापक्रम बढ़ने पर कलेक्टर धारा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर प्रचालन का वर्गीकरण अर्थात ए बी सी इसमें से किस पर आधारित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि अभिनति करंट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सीरीज पास ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने वाले वोल्टता नियामक को डैश भी कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है रैखिक नियामक कहते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जब एक स्टेप इनपुट एक ओपी एम्पियर इंटीग्रेटर दिया जाता है तो आउटपुट होता है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रैंप इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं, जैसे कि किसी ओपी एम्पियर में निर्दिष्ट इनपुट में स्टेप अथवा वर्गाकार तरंग प्रदान किया जाता है तो इसे स्टेप फंक्शन का समाकलन यानी इंटीग्रेशन करने पर निर्गत यानी आउटपुट पर रैंप फंक्शन प्राप्त होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल डैश से जुड़ी होती हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में इसका राइट आंसर है। और हम इसमें देखते हैं जैसे कि इंटरपोल की वाइंडिंग मोटे तार एवं मुख्य पोल की तुलना में कम लपेट वाली होती है। यह कम्यूटेशन के कारण उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल को उदासीन करता है, जिसमें स्पार्किंग की मात्रा बहुत घट जाती है और मशीन की दक्षता 25 से 30% तक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, दाब कर्षण प्रवर्धक डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सम हार्मोनिक को कम करता है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि किसी कारण क्रिस्टल ऑसिलेटर एक स्थिर आवृत्ति ऑसिलेटर दोलित्र है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कि उच्च क्यों इसका राइट आंसर है। जैसा कि क्रिस्टल का क्यों गुणांक अति उच्च होता है, अति उच्च क्यों गुणांक के कारण ही क्रिस्टल दोलित्र के दोलन की स्थिरता अति उच्च होती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी दोलित्र परिपथ में आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि F बराबर 1/2 पाई रूट LC इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किसी क्रिस्टल दोलित्र की सीमा निम्न में से कौन सी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए निम्न आउटपुट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, FM रेडियो की आवृत्ति परास डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसका चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए मैं लगा देता हूं ताकि आपको PDF में इसका चिन्ह लगा हुआ मिले, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय इसे अच्छे से रिपीट करने में आसानी हो। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मॉसफेट स्विच उसके चालू अवस्था में डैश के समान माना जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटर इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि मॉसफेट स्विच उसके चालू अवस्था कैपेसिटर के समान माना जा सकता है, क्योंकि इसके गेट पर इंसुलेटिंग मटेरियल यानी विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्वर्टर सर्किट विशेष रूप से तैयार किया गया है और डैश बदलने के लिए। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि DC वोल्टेज से AC वोल्टेज इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि हम इसमें देखते हैं, वे शक्ति इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसकी सहायता से दिष्ट धारा यानी DC शक्ति को इच्छित वोल्टता तथा आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा यानी AC शक्ति को में रूपांतरित किया जा सकता है और इन्वर्टर कहलाते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के लिए दोहरी श्रेणी ऑसिलेटर भी डीसी से एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मॉसफेट एक ऐसा उपकरण है जो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज द्वारा संचालित किया जाता है, ये इसका राइट आंसर है। और हम इसमें देखते हैं जैसा कि यह एक यूनिपोलर डिवाइस है, गेट टर्मिनल के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपका दिया गया है, यदि तर्क द्वार के दो आगत 1 एवं 0 हैं तो किस तर्क द्वार का निर्गत 1 होगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओ आर गेट इसका राइट आंसर, यानी आर गेट इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं आर गेट में, जैसा कि यहाँ पर इसकी सत्यता सारणी, जैसे कि 0 0 देंगे तो बाहर 0 प्राप्त होगा, 1 1 देंगे तो बाहर 1 प्राप्त होगा, जैसे कि 0 1 देंगे तो बाहर 1 प्राप्त होगा। और जैसा कि हम इसमें एंड गेट में देखते हैं, एंड गेट की सत्यता सारणी आप जान लीजिए, यहाँ 0 0 देंगे तो बाहर 0 प्राप्त होगा, 0 और 1 देंगे तो 0 प्राप्त होगा, 1 और 0 देंगे तो 0 प्राप्त होगा, 1 1 देंगे तो 1 बाहर प्राप्त होगा। अगला 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 है जैसा कि दोस्तों नॉट गेट में दोस्तों यहाँ पर दो ही होते हैं, जो कि देख सकते हैं, 0 देंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 देंगे तो 0 प्राप्त होगा। और इसके सिंबल भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपको बताना होता है। चलिए, फ्लिप फ्लॉप है, सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 बिट स्टोरेज सेल होती है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूलतः एक डिजिटल मेमोरी परिपथ है। इसकी 2 स्थायी अवस्थाएं होती हैं, एक अवस्था 1 तथा दूसरी अवस्था 0 अवस्था कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है, बाइनरी संख्या 1 1 1 तथा 1 0 1 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 0 0 0 1 1 इसका राइट आंसर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये इतनी बड़ी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, जो कि हम आपके लिए ये मेहनत कर रहे हैं। चलिए, जैसा कि दोस्तों आप अगर इस सीरीज को फॉलो करते हैं, इस सीरीज को मान लो पूरी शुरू से 2 से 3 बार ज़रूर देखना, ताकि हम ये सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि एक वीडियो में दूसरे वीडियो में मान लो रिपीट हो जाए। और शुरुआत में जो वीडियो हैं दोस्तों उनको ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों उनमें जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनमें कंप्लीट कर दिया गया है। अब हम उन वीडियो मान लो उन पार्टों के, यानी जो छोटी टॉपिक हैं उन सारे के वीडियो नहीं लेते हैं, ताकि हम जो बड़े टॉपिक हैं उनका पूरा कंप्लीट करवा सकें। और इसीलिए दोस्तों अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी सिंगल सा भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में 150 से ज़्यादा प्रश्न लेते हैं, जो कि हम बहुत जल्द ही आपकी यूपी पीसीआर TG2 की एग्ज़ाम से पहले ही पूरा मान लो इसका सॉल्यूशन करा देंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल सकें। चलिए, खैर आपको ये इस वीडियो को फॉलो करना है, ताकि इसे दोस्तों आप 3 से 4 बार ज़रूर देखना, तभी आपको ये पूरा मान लो रट जाएगा, और यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। चल दोस्तों, और हम बात करते हैं, जैसा कि दोस्तों अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए, जैसा कि अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सतह पर वाहक नली वाली वायरिंग के मामले में 2 सैंडलों के बीच की अधिकतम दूरी डैश डैश से कम नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रकाश व्यवस्था उपकरणों वाले टर्मिनल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्विच, सॉकेट आदि। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पीतल का प्रयोग इसमें करते हैं हम। अगला प्रश्न, सीढ़ियों पर वायरिंग के में निम्न सीढ़ियों पर वायरिंग में किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है, जहां एक लैंप को 2 से अधिक जगहों से निर्धारित किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग हम इसमें करते हैं। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, जैसा कि जहां एक लैंप के 2 से अधिक जगहों से नियंत्रित करना होता है, यहाँ 4 टर्मिनल वाली ऐसी युक्ति है जिसके चारों ओर टर्मिनल्स को क्षैतिज तल में अथवा क्रॉस रूप में संयोजित किया जा सकता है, और इसका उपयोग एक लैंप वैद्युतिक युक्ति को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न,
अगला है जैसा कि छुपाई गई या वाहिका नली डक्ट वायरिंग को डेड डैश भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भूमिगत नली पाइप वायरिंग इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न आपका है जैसा कि देख सकते हैं, आईएसआई के नियमों के अनुसार छत के किसी पंखे की ऊंचाई डेड डैश रखना जरूरी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि 2.75 मीटर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर विद्युत धारा द्वारा डेड डैश निर्माण के लिए किए गए चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रभाव है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र फ्लक्स इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को विचुंबकित करता है या दुर्बल करता है, और आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को क्रॉस चुंबकित करता है या विकृत करता है। अगला है जैसा कि इंटरपोल पद्धति में इंटरपोल को मुख्य पोलों के बीच रखा जाता है ताकि। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्पार्किंग कम हो सके इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, मुख्य फील्ड पोल्स के बीच स्थापित किए गए छोटे फील्ड पोल इंटरपोल कहलाते हैं। इंटरपोल को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इंटरपोल की वाइंडिंग मोटे तार एवं कम लपेटों यानी मुख्य पोल की लपेट की संख्या का 1/3 लगभग की बनाई जाती है, और इंटरपोल की संख्या मुख्य फील्ड पोल के बराबर होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ तब उत्पन्न होता है जब। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रवाह यानी फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम होती है इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, E = d∅/dt इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिष्ट धारा मोटर की घूर्णन दिशा को किस प्रकार व्युत्क्रमित किया जा सकता है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्मेचर या क्षेत्र कुंडली में से किसी एक के संयोजन को व्युत्क्रमित कर इसका सही उत्तर है। चलिए हम इसमें देखते हैं, जैसा कि यदि दोनों को एक साथ रिवर्स कर देंगे तो मोटर उसी दिशा में घूमती रहेगी, अर्थात मोटर के घूमने की दिशा नहीं बदलेगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा जो गति हम प्राप्त करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सामान्य गति से केवल ऊपर इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और हम इसमें देखते हैं जैसे कि यह शंट फील्ड के साथ एक रियोस्टेट जुड़ा होता है, और प्रतिरोध बढ़ाने में शंट धारा जो है यहाँ पर देख सकते हैं, अतः गति n बढ़ेगी। यहाँ पर n प्रोपोर्शनल 1 फ्लक्स शंट फ्लक्स इसका फार्मूला होता है। चलिए जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न जाने से पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे, जैसे कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ट्रांसफार्मर की नो लोड स्थिति में यदि ट्रांसफार्मर के कुंडली का कोई प्रतिरोध ना हो तो आयरन क्षय 400 वाट मिलता है, तो ट्रांसफार्मर की में कुल क्षय का क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 400 वाट इसका राइट आंसर है। और हम इसमें देखते हैं, चूंकि ट्रांसफार्मर नो लोड स्थिति में इसलिए इसमें कॉपर हानि नहीं होगी, अतः कुल हानि लव हानि के बराबर अर्थात कुल क्षय 400 वाट होगी। अगला प्रश्न, परिणामित्र में पूर्ण भारित तांबे का नुकसान 1600 वाट है, अर्ध भारित तांबे का नुकसान डेड डैश होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 400 वाट इसका राइट आंसर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, अधिकतम दक्षता के दौरान परिणामित्र में तांबे का नुकसान 1000 वाट्स है, तो लोहे का नुकसान कितना होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1000 वाट होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं अधिकतम दक्षता के दौरान तांबे की हानि लव हानि दोनों बराबर होती है। अगला है जैसे कि 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक फेरों वाले एक परिणामी ट्रांसफार्मर को 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा एसी सप्लाई की आपूर्ति की जाती है, तो द्वितीयक वोल्टेज की गणना करें। सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसा कि दोस्तों N1 N2 और V1 V2 दिया गया है। यहाँ पर फार्मूला हम आपको बता देते हैं, जैसे कि दोस्तों N2/N1 V2/V1, यहाँ पर आपको फार्मूले पर मान रख देना है, जो कि आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, जो कि 25 वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। चलिए
अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडलन की धारा आईपी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज ईपी से 90 डिग्री पिछड़ जाती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में सदैव। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि जिस वाइंडिंग को एसी स्रोत से जोड़ा जाता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जिस वाइंडिंग में से किसी परिपथ को एसी वोल्टता प्रदान की जाती है तो उसे द्वितीय कुंडलन कहते हैं। अगला प्रश्न अगला है, जैसे कि किसी एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। राइट आंसर, जैसे कि दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स के परिमाण पर और स्रोत की आवृत्ति पर और लपेट की संख्या पर, ये इसका सही उत्तर है पूरे। और यहाँ पर इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है, 132 किलो वोल्ट एसी विभव माप सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्थिर वैद्युत वोल्ट मीटर इसका राइट आंसर है। और 132 एसी वोल्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर से माप सकते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर का उपयोग उच्च वोल्टता यानी डीसी या एसी मापने हेतु किया जाता है। इस उपयंत्र में शक्ति खपत निम्न होती है, और इस उपयंत्र में भंवर धारा हानि तथा हिस्टैरिसीस हानि होती है, और इस उपयंत्र का स्केल यूनिफॉर्म नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक 100 वोल्ट मीटर की पूर्ण पैमाने पर शुद्धता 5% है तो 50 वोल्ट मापन पर प्रतिशत त्रुटि होगी। सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसा कि दोस्तों त्रुटि बराबर प्रतिशत त्रुटि और गुणे पूर्ण स्केल का मान अपान रीडिंग का मान। यहाँ पर पूरा मान रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे, जैसे कि 10% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक शक्ति गुणांक मीटर में होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कोई नियंत्रण स्प्रिंग नहीं होती है। चलिए जैसा कि हम इसमें देखते हैं, एक शक्ति गुणक शक्ति यानी एक शक्ति गुणक मीटर यानी पावर फैक्टर मीटर में कोई नियंत्रण स्प्रिंग नहीं होती है। पावर फैक्टर मीटर द्वारा पावर फैक्टर मापा जाता है। पावर फैक्टर मीटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर, 3 फेज पावर फैक्टर मीटर, मूविंग आयरन प्रकार का पावर फैक्टर मीटर। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि महत्वपूर्ण है। एक मेगर होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चल कुंडली प्रकार का यंत्र होता है। और हम मेगर के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं, जैसे कि दोस्तों मेगर चल कुंडली प्रकार का यंत्र होता है। मेगर अर्थ का प्रतिरोध मापने वाला यंत्र है। मेगर को इंसुलेशन टेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इससे इंसुलेशन का प्रतिरोध भी मापा जाता है। अगला प्रश्न अगला है, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसड्यूसर इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने वाली युक्ति ट्रांसड्यूसर कहलाती है, तथा कैपेसिटर का कार्य आवेश संग्रहण करना यानी संग्रहण करना, रजिस्टर का कार्य चालक में बहने वाली धारा का विरोध करना होता है, तथा कन्वर्टर का कार्य धारा का परिवर्तन करना। चलिए अगला प्रश्न, मल्टीमीटर एक ऐसी युक्ति है जो निम्नलिखित को एक साथ ही माप सकती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा मापे जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, केल्विन डबल ब्रिज इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, निम्न प्रतिरोध केल्विन डबल ब्रिज द्वारा मापे जाते हैं, तथा व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा माध्यम श्रेणी के प्रतिरोध मापे जाते हैं, और उच्च प्रतिरोध का मापन मेगर विधि द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न, डायनामोमीटर किस्म का वाट मीटर निम्नलिखित पर लगाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एसी और डीसी दोनों इसका सही उत्तर है। हम इसमें देखते हैं, जैसा कि दोस्तों इसमें विक्षेप शक्ति के समानुपाती होने के कारण पैमाना समरूप होता है। इसमें उच्च स्तर की परिशुद्धता प्राप्त की जा सकती है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 5 HP तक 3 फेज 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर डैश के उपयोग से शुरू किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डीओएल स्टार्टर इसका राइट आंसर है।
चलिए हम इसमें देखते हैं जैसे कि दोस्तों ड्यूल स्टार्टर का उपयोग सामान्यतः 3 अश्वशक्ति और अधिकतम 5 अश्वशक्ति की स्क्वायरल केज प्रकार की 3 फेज प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है और इस स्टार्टर में लाइन वोल्टेज को कम नहीं किया जाता है, इसलिए इसका नाम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर रखा गया है। अगला प्रश्न है 3 फेज वाले स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर का शुरुआती करंट डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, निर्धारित करंट से 5 से 6 गुना इसका सही उत्तर है, क्योंकि दोस्तों इसका प्रतिरोध अत्यंत कम होता है और इसमें अधिकतम धारा के अतिरिक्त प्रारंभिक बलाघूर्ण भी कम होता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टार्क समय रोटर का शक्ति गुणांक कम एवं प्रतिघात अधिक होता है। अगला है जैसा कि आप देख सकते हैं एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या दोगुनी हो जाती है तो गति डेड डैश होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आधी, इसका सही उत्तर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कम रख रखाव वाला मोटर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रेरण मोटर, इसका राइट आंसर है। प्रेरण मोटर कम रख रखाव वाला मोटर है। प्रेरण मोटर एक स्वचालित मोटर है और इसको औद्योगिक क्षेत्र में अधिक उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, जैसा कि स्वचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में कितने संकुचकों यानी कंडक्टरों की उपयोग किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3 का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंक्रोनस गति के लगभग 75% गति पर अपकेंद्री स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग को लाइन सप्लाई आपूर्ति से अलग कर देता है पर स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर निम्न में से किस पर चलती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रनिंग वाइंडिंग, इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी जानकारी देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, खिलौनों में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि शेडेड पोल मोटर, इसमें प्रयोग किया जाता है और इसकी जो इस शेडेड पोल मोटर की जो दक्षता होती है 5 से 35% तक होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक सिंक्रोनस यानी तुल्यकालिक जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है जब। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोड पावर फैक्टर लीडिंग होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों निम्न उत्तेजन में आप देख सकते हैं, वोल्टेज जो है विद्युत वाहक बल यानी पश्चगामी शक्ति गुणांक होता है। सामान्य उत्तेजन जो है इसमें इकाई शक्ति गुणक होता है और अति उत्तेजन में यहाँ पर देख सकते हैं अग्र शक्ति गुणक होता है। वोल्टेज नियमन बराबर फार्मूला आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, उस अधिकतम टार्क को क्या कहा जाता है जो एक सिंक्रोनस मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉक्ड रोटर टॉर्क, इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि जब सिंक्रोनस मोटर को तुल्यकालिक गति के पास तक घुमा कर क्षेत्र को उत्तेजित किया जाता है तो यह स्टेटर की विपरीत ध्रुवता वाले गति घुर्डी क्षेत्र के साथ लॉक हो जाता है, जो रोटर की गति के लिए आवश्यक बलाघूर्ण विकसित करता है, जिसे लॉक्ड रोटर अघूर्ण कहा जाता है। अगला है जैसा कि निम्नलिखित में से किसमें सॉफ्ट और लेमिनेटेड कोर पर लगे पोल और वाइंडिंग का कोर बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सैलिएंट पोल टाइप, इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम कुछ जानकारी देखते हैं। जैसा कि सैलिएंट पोल टाइप रोटर में सॉफ्ट और लेमिनेटेड कोर पर लगे पोल और वाइंडिंग को कोर बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है। इस प्रकार के रोटर की अच्छी लंबाई और उसके व्यास की अपेक्षा कम होती है। इस प्रकार के रोटर में ध्रुवों को इतना सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता है कि वे उच्च चाल पर अपकेंद्री बल के कारण उच्च प्रतिबल को सहन कर सकें, इसलिए इन्हें निम्न गति के प्रत्यावर्तकों में प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्रुवों की संख्या 6 से लेकर 40 तक होती है। अगला है जैसे कि एक सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजन में परिवर्तन उसके डेड डैश को प्रभावित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा घटक, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं
एक सिंक्रोनस मोटर में उसके उत्तेजन को परिवर्तन करके उसके शक्ति गुणक एवं आर्मेचर धारा के परिवर्तित किया जा सकता है। उत्तेजन धारा एवं शक्ति गुणक के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसे इन्वर्टेड वी कर्व कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर जान सकते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सिंक्रोनस मोटर का लाभ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यह नो लोड से फुल लोड तक स्थिर गति प्रदान करती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसमें सिंक्रोनस मोटर के लाभ निम्न प्रकार हैं। ये पृथक पृथक शक्ति गुणक पर कार्य करने योग्य होते हैं। इस मोटर की गति भार के कम या अधिक होने पर स्थिर रहती है। ये मोटर प्रवाहित विभव के कम या अधिक होने पर स्थिर हो रहती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं रोटरी कन्वर्टर में शाफ्ट के एक और कम्यूटेटर स्थापित किया जाता है, जबकि डेड डैश में स्लिप रिंग की स्थापित की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रोटर के अन्य पक्ष इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जानकारी दी गई है और रोटरी कन्वर्टर के बारे में आप जान सकते हैं। चलिए, जैसा कि रोटरी कन्वर्टर हम देखते हैं, वह मशीन जो कि डीसी को एसी में अथवा एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकती है, रोटरी कन्वर्टर कहलाती है। रोटरी कन्वर्टर का अर्थ है घूर्णन करने वाली युक्ति। इस का प्रयोग वहां किया जाता है जहां अधिक मात्रा में डीसी पावर की ज़रूरत होती है। यदि इस मशीन को किसी प्राइम मूवर से घुमाया जाए तो कम्यूटेटर की साइड डीसी सप्लाई एवं स्लिप रिंग की साइड एसी सप्लाई उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न, एक रोटरी कन्वर्टर के त्रिकला प्रणाली हेतु 3 स्लिप रिंग होगी और एक दूसरे से डेड डैश दूरी पर 3 टेपिंग्स होती हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 120 डिग्री इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, एक रोटरी कन्वर्टर में 3 सिस्टम के लिए 3 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, जिनको 120 इलेक्ट्रिकल पर टैपिंग किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक फेज समान इलेक्ट्रिकल विस्थापन पर स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, अगला है मोटर कन्वर्टर सेट एक मोटर और एक जनरेटर में बनाया गया समग्र उपकरण है जिसे डेड डैश युग्मित किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विद्युत और यांत्रिक तरीके से इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि प्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग में फ्रंट पिच कितनी होती है? सही उत्तर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, बैक पिच से कम इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जैसे कि प्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग में फ्रंट पिच बैक पिच से कम होती है। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर इसकी जानकारी देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, पश्च अंतराल यानी बैक पिच शब्द आमतौर पर डेड डैश के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आर्मेचर के पीछे की ओर कम्यूटेटर के दूसरी ओर एक कॉइल की 2 एक्टिव साइड के बीच की दूरी पिच कहलाती है। यह दूरी स्लॉट अथवा चालकों की संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न, टोरॉयड एक डेड डैश होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तार की कुंडलीकृत कॉइल होती है। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको वीडियो तनिक भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इतने बड़े वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और अपने दोस्तों में इसे बताइए कि दोस्तों यहाँ पर अच्छी तैयारी चल रही है और यहाँ से वो तैयारी कर सकें। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 10 ध्रुव मोटर यानी 10 पोल मोटर का पोल पिच 2 है, स्लॉटों की संख्या डेड डैश होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 20 इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों पोल पिच बराबर स्लॉटों की संख्या अपान पोल्स की संख्या इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर आप मान रखेंगे, जैसे कि पोल 10 दिए गए हैं, स्लॉटों की संख्या 2 दी गई है। यहाँ पर हल करेंगे तो स्लॉटों की संख्या आपका आ जाएगा 20, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी 4 पोल मोटर की कुल विद्युत डिग्री डेड डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 720 डिग्री इसका सही उत्तर। जैसा कि दोस्तों 4 पोल के लिए वैद्युत डिग्री यहाँ पर देख सकते हैं 180 डिग्री से गुणा कर देंगे 4 का, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर
अल्टरनेटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करना इसका सही उत्तर है। सॉरी दोस्तों, जैसे कि हंटिंग प्रभाव को कम करना इसका राइट आंसर है। जैसे कि हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं, अल्टरनेटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? हंटिंग प्रभाव को कम करना इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि अचानक अल्टरनेटर पर हैवी लोड दिए जाने पर अथवा एकाएक लोड हटा लेने से हंटिंग उत्पन्न हो जाता है। डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग रोटर पोल्स पर किया जाता है। अगला प्रश्न, 3 फेज इंडक्शन मोटर पर नो लोड टेस्ट की निम्नलिखित प्रक्रियाओं से किसकी गणना के लिए किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसकी घूर्णन हानियाँ और लव हानियाँ इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि दोस्तों नो लोड टेस्ट से ज्ञात पैरामीटर्स जैसे कि घूर्णन हानियाँ और लव हानियाँ और शून्य लोड निविष्ट पावर और नो लोड धारा उत्तेजन परिपथ का R0 तथा X0 और प्रतिक्रियाशील घटक ओमेगा आई ओमेगा तथा अक्रियाशील घटक आई माइक्रो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जब रोटर प्रतिरोध खुले सर्किट में हो और सप्लाई को स्टेटर में दिया जा रहा है तब क्या होगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्लिप रिंग मोटर शुरू नहीं होगी, इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि हम इसमें देखते हैं, स्लिप रिंग का मोटर का रोटर प्रतिरोध जब खुला होगा तो वह खुला परिपथ की तरह व्यवहार करेगा, जिसके कारण रोटर पर कभी भी घूर्णी क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, जिसके कारण मोटर कभी भी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। अगला प्रश्न, किसी विद्युत आयरन के रिबन फिलामेंट के तापमान की रेंज क्या होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लैंप में अन्य लैंपों की तुलना में प्रकाशमान होने की अधिकतम समय विलंब है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि दोस्तों सोडियम वाष्प लैंप यानी सोडियम वेपर लैंप इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, और ये जो लैंप होता है दोस्तों ये 10 से 15 मिनट तक समय लेता है इसे पूर्ण प्रकाशित होने में। और उसके बाद जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सोडियम वेपर लैंप में सोडियम तथा नियान गैस भरी होती है। सर्वप्रथम इसमें इलेक्ट्रोड के बीच नियान के गैस के माध्यम से डिस्चार्ज होता है और उसके बाद धीरे धीरे 300 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर सोडियम वाष्पित होता है और उसके बाद माध्यम से डिस्चार्ज शुरू हो जाता है और तत्पश्चात लैंप प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप निम्नलिखित वोल्टेज में बनाए जाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 250 से लेकर 500 वाट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उच्च मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया किसके कारण प्रारंभ की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नियॉन साइन नली का कार्य सिद्धांत है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गैस विसर्जन प्रभाव इसका राइट आंसर है। जैसा कि नियॉन साइन ट्यूब की अधिकतम लंबाई 5 मीटर होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, नियॉन साइन नली परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मुख्य स्विच के साथ इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, प्रति मीटर लंबाई के हिसाब से 1000 से लेकर 5000 वोल्ट तक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। इन कार्य के लिए उच्च रिएक्टेंस वाला स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। अगला है, जैसे कि नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग निर्भर करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नली से भरी गई गैस पर इसका राइट आंसर है। जैसा कि नियॉन साइन ट्यूब के द्वारा विभिन्न रंग का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए विभिन्न निष्क्रिय गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां संयोजित होती हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, समांतर क्रम में
इसे लगाया जाता है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, जैसे कि सड़कों पर प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त वित्तियाँ समांतर क्रम में संयोजित रहती हैं, क्योंकि इस क्रम में पूर्ण वोल्टता प्रत्येक बल्ब के क्रॉस मिलती है, जिससे बल्ब पूर्ण प्रकाश के साथ जलते रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ड्राइंग प्रक्रम नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लॉसिंग इसका सही उत्तर है। जैसा कि जब ट्यूब ड्राइंग एम्बॉसिंग तथा स्पिनिंग से सभी एक ड्राइंग प्रणाली का प्रक्रम है। अगला प्रश्न, विद्युत नियमानुसार घरेलू वायरिंग में विद्युत रोधी अनुपात कितना होना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 50 प्रति परिपथ में बिंदुओं की दोगुनी संख्या इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वायर गेज का उपयोग किसी चालक का क्या मापने के लिए किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, व्यास मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि किसी कार्यरत छत के पंखे के कैपेसिटर का संयोजक खुल जाए तो क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पंखा एक बार रुक जाने पर पुनः चालू नहीं होगा, ये इसका सही उत्तर है। और हम इसमें देखते हैं, जैसा कि यदि संधारित्र का एक संयोजन खुल जाए पर खुल जाने पर पंखा प्रारंभ नहीं होगा, क्योंकि सिंगल फेज मोटरें स्वचालित नहीं होती हैं। यदि इसे पुनः संयोजन कर पुनः प्राप्त किया जाए एवं चलाया जाए तो पुनः प्रारंभ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि दोस्तों पंखे में कैपेसिटर लगा है, अगर आप वो कैपेसिटर खुल जाए तो आप उसमें करंट देंगे तो वो चालू नहीं होगा, अगर उसे फिर से आप जोड़ेंगे तो आपको वो पंखा स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, यदि कोई मेज पंखा गति नियंत्रण नाप से अप्रभावित रहता है तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि रेगुलेटर शॉर्ट सर्किट है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यदि कोई मेज का पंखा धीरे चलता है तो गर्म हो जाता है, तो उसमें दोष यह है कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रनिंग वाइंडिंग का कुछ अंश शॉर्ट सर्किट है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला है, जैसा कि विद्युत पंखे में संधारित्र यानी कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फेज शिफ्ट करना, इसका राइट आंसर है। जैसा कि विद्युत मोटर में अनुप्रयोग पर आधारित विद्युत पंखा एक प्रचलित घरेलू वैद्युतिक उपकरण है, जिसका प्रयोग वायु को घुमाकर ठंडक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तंतु की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आधा, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, यह हस्तचालित एवं स्वचालित प्रकार का होता है। हस्तचालित टोस्टर में ब्रेड पीस सिकन है। चलिए अगला प्रश्न, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत में निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियर ऊर्जा ये सम्मिलित नहीं, जबकि दोस्तों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव पिंड गैस ऊर्जा ये सभी सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, किसी अवधि के दौरान लोड फैक्टर होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि लोड औसत अपन अधिकतम लोड, इसका सही उत्तर है। यहाँ पर इसका फार्मूला आप जान सकते हैं, वही दिया गया है, लोड फैक्टर का मान हमेशा 1 से कम होना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा निम्नलिखित में से अधिकतम होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, पूंजी लागत प्रति मेगावाट घंटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में अधिकतम होती है, तथा सबसे कम पूंजीगत लागत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में लगती है। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20, फोटोवोल्टेइक प्रभाव पर आधारित है, जिसके द्वारा दोस्तों, जिसके अनुसार जब सौर ऊर्जा किसी निश्चित पदार्थ से टकराती है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। सोलर सेल विभिन्न पदार्थों के बनाए जाते हैं, जैसे कि, परंतु सोलर सेल बनाने में मुख्य रूप से सिलिकॉन प्रयुक्त होता है, क्योंकि सिलिकॉन की दक्षता अधिक होती है तथा ये सस्ते भी होते हैं। अगला प्रश्न, कोरोना प्रभाव को डैश द्वारा कम किया जा सकता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि कंडक्टर्स के बीच समुचित अंतराल, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आप कोरोना प्रभाव से कैसे काम कर सकते हैं? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंडक्टर और ACSR कंडक्टर के प्रयोग बीच उचित अंतराल करके, इसका राइट आंसर है। जैसे कि हम देखते हैं, कोरोना प्रभाव कम करने के लिए बंडल कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। हालो कंडक्टर का प्रयोग से कोरोना प्रभाव को कम किया जाता है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक सिरोपरी लाइन प्रणाली में त्रुटि की घटना प्रतिशत है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 30 से 40% इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, जैसे कि यंत्र उपस्कर और कुल प्रतिशत दो प्रदोष यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों सिरोपरी लाइन में 50 होता है, 50%, भूमिगत केबल में 10, यंत्रावली में 15, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर में 5% और शक्ति परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर में 7%, और यहाँ पर देख सकते हैं उपयंत्र परिणामित्र में 2%, नियंत्रण उपस्कर में 3, विविध में 8। आप इन सभी मानों को याद रख के चलिएगा। प्रदाय फीडर का माप यानी साइज निम्न में से किस पर निर्भर करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी धारा इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, फीडर वितरक तंत्र वह भाग है जिसके द्वारा विद्युत शक्ति पावर हाउस अथवा सब स्टेशनों से वितरकों में पहुंचाई जाती है, फीडर कहलाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसे कि विनिर्माता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 50 यानी 250 मेगा ओम प्रति किलोमीटर विनिर्दिष्ट किया गया है। 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 50 मेगा ओम इसका राइट आंसर है। जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। यहाँ पर आप जान सकते हैं, यहाँ पर इसका मान भी निकाला गया, आप समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, केबल में जोड़ लगाने आम बिजली प्रयोजनों इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजनों में फ्लक्स के रूप में निम्नलिखित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रेजिन का प्रयोग करते हैं हम। जैसे कि केबल में जोड़ लगाने आम बिजली प्रयोजनों इलेक्ट्रॉनिक और बिजली प्रयोजनों में फ्लक्स के रूप में रेजिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक परिपथ विच्छेदक यानी सर्किट ब्रेकर की आर्क को निम्न प्रक्रिया द्वारा पैदा किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी परिवर्तन इसका राइट आंसर है। जब परिपथ में परिवर्तन होता है तब परिपथ के टूटने के कारण आर्क उत्पन्न होता है। परिपथ विच्छेदक लोड और नो लोड दोनों पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, जैसे कि बहुमंजिली भवनों में निम्नलिखित उद्देश्य से तड़ित चालक की व्यवस्था की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी तड़ित विद्युत को तड़ित चालक के माध्यम से पृथ्वी में भेजने के लिए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, तड़ित की विसर्जित करंट होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि 10,000 एम्पियर इसका राइट आंसर है। जैसे कि तड़ित की वजह से उच्च अर्थात अधिवोल्टता उत्पन्न होती है। तड़ित से 3 तरह की सुरक्षा करनी पड़ती है। एक जो तड़ित को लाइन पर आने से रोकते हैं, और दूसरे जो तड़ित को अवशोषित कर लेते हैं, तीसरे जो उसको परावर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, परिपथ वियोजक की वियोजन क्षमता आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मेगावोल्ट एम्पियर इसका राइट आंसर है। जैसे कि सर्किट ब्रेकर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक 3 फेज अर्ध नियंत्रित एसी प्रति डीसी कन्वर्टर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि 3 डायोड की इसमें आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वीएफडी का सही पूर्ण रूप है। सही उत्तर दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि दोस्तों वीएफडी का पूर्ण रूप है जैसे कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है। यह एसी ड्राइव का एक प्रकार है। एसी ड्राइव के अन्य निम्नलिखित जैसे कि दोस्तों एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल स्पीड ड्राइव और फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर ड्राइव, और वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ये देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न, डैश का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा भार को अंतरायित मुक्त विद्युत आपूर्ति के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि यूपीएस इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सा मॉड्यूलेशन टीवी प्रसारण में वीडियो संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, जैसे कि सामान्य लाउड स्पीकर की प्रतिरोध रेटिंग क्या होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 8 ओम होती है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपका दिया गया है जैसे कि उत्तरोत्तर सन्निकट तकनीकी डेड डैश के लिए प्रयुक्त होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि ए से लेकर डी परिवर्तन इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हम देखते हैं अगला प्रश्न, वीडियो में बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 0.4 मेगा हर्ट्ज होती है। चल दोस्तों, जो कि आज के हमारे प्रश्न समाप्त हुए। आज हमने इतने ही प्रश्न लिए थे जो कि दोस्तों 150 से ज़्यादा लगभग 160 तक प्रश्न हमने किए, जो कि सभी टॉपिक से हमने प्रश्न लिए हैं, जो कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो इसमें छूट गया होगा। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप अगर इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो इसे 2 से 3 बार ज़रूर देखें, ताकि आपको ये पूरा प्रश्न आपको याद हो सकें। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मान लो अगर आप शुरुआत से देखते हैं तो शुरुआत से पूरी वीडियो देखें, क्योंकि दोस्तों हम कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि दोबारा रिपीट हो रहा है। सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं, और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो पहले ही वीडियो में समाप्त हो चुके हैं, जो कि 5 से 6 वीडियो में वो पहले ही समाप्त हो चुके हैं। और आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखें, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप जाइए पूरे वीडियो देख लीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम जो यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम आ रहा है यहाँ से आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।